सभी का एडुलाइट्स वन चैनल में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे बायोलॉजी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से केमिकल रिएक्शन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए भाई, मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिएगा कि अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दैट मींस कि हम लोगों का जो प्राइम वर्क है वो क्या बनाना है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो हमारा काम है कि ग्लूकोज मिले। क्या मिले भाई? ग्लूकोज। तो क्या क्या मिलेगा तो ग्लूकोज बनेगा? सबसे पहले CO2 और क्या जुड़ेगा भाई? H2O। ये तो हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में, पिछले क्लास में देखा था कि जब CO2 और H2O मिलता है, किसके प्रेजेंस में मिलेगा? सनलाइट। किसके प्रेजेंस में भाई? सनलाइट और क्या? क्लोरोफिल। तब जाकर ये क्या फॉर्म कर लेता है? ये बना देता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में बनता है ऑक्सीजन और बनता है वाटर। ध्यान से देखिएगा भाई, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives C6H12O6 that is glucose और क्या देगा भाई? ऑक्सीजन और वाटर। जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो पता चलता है यहां 6CO2 plus 12H2O, इधर क्या हो जाएगा भाई? 6O2 और 6H2। यहां आप कार्बन एटम्स को काउंट कर सकते हैं। कार्बन एटम यहां कितना है भाई? कार्बन है 6। इधर भी कार्बन देखे भाई कितना है? 6। तो यहां भी कार्बन कितना हो गया? 6। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की। तो ऑक्सीजन देखिएगा कितना है? 2 इधर है, इधर 6 लिखा हुआ, तो 6 2 जा 12 और यहां भी 12। तो ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? इधर ऑक्सीजन 12, इधर ऑक्सीजन देखते हैं भाई कितना है? तो यहां ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहां पर 12 और इधर भी 12 है, तो 12 12 कितना हो गया? 24। इधर देखिए ऑक्सीजन, यहां 6, इधर 12 और इधर 6, तो 12 6 18 और 6 24। फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए भाई इस साइड कितना है? 12 दूनी 24। यहां हाइड्रोजन देखिए 12 और यहां भी 12, तो दोनों ही साइड हाइड्रोजन भी कितना है भाई? 24। हाइड्रोजन कितना हो गया? 24। तो इस तरीके से देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स का नंबर है एकदम से सेम है। तो कहा जा सकता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर CO2 का रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? CO2 का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन क्यों? क्योंकि CO2 में यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन जुड़ गया है। दैट मींस CO2 रिड्यूस हो गया है और ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? ग्लूकोज। अब बात ये आती है कि जब ये ग्लूकोज बनाता है वो कैसा समय होता है? क्या वो लाइट होता है इस समय या फिर लाइट के एब्सेंस में काम होता है? तो मैं बता दूं कि इस दौरान लाइट नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन। क्या कहा जाता है भाई? डार्क रिएक्शन। याद रखिएगा कि CO2 का रिडक्शन लाइट के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा गया है, जिसके दौरान ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई? ग्लूकोज का। अब बात आती है H2O की। किसकी बात आ रही भाई? H2O की। तो देखिए इस H2O को, ये H2O देखिए यहां पर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है भाई? ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां H2O में हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लाइट रिएक्शन। तो यहां पर अपने पास दो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि CO2 फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसे कहा गया है डार्क रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे H2O की। तो ये रिलीज करता है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको कहा गया लाइट रिएक्शन और प्रोसेस हो गया यहां पर ऑक्सीडेशन। अगर ध्यान से देखें तो इस H2O का होता क्या है? इस H2O का होता है फोटोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा भाई, इस H2O का क्या होता है?
फोटोलाइसिस। अब ये फोटोलाइसिस क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब यहां लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। अगर अपने पास 2H2O है और इस पर पड़ गया लाइट, तो ये टूट जाता है 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ध्यान से देखिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया भाई? 4 हाइड्रोजन। तो देखिए अपने पास यहां भी कितना है? 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4। अब यहां ऑक्सीजन कितना देख रहे हैं? 2। तो यहां भी ऑक्सीजन कितना है भाई? 2। तो इस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है किसके साथ? H2O के साथ। तो इसको H2O को क्या कहा जा रहा है कि H2O का फोटोलाइसिस हो जा रहा है, जिससे हम लोगों को क्या मिल रहा है भाई? ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। अब कहते हैं हम लोगों को सनलाइट का तो वर्क दिख गया कि ये वाटर को तोड़ता है। भाई इस क्लोरोफिल का यहां पर क्या वर्क है? ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है भाई? सनलाइट को। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सिंपली आप लोग अभी आंसर दीजिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जब हम लोग 11th में जाएंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। फिलहाल तो इतना ही हम लोग को याद रखना है कि क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे क्या कहा जाता है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इस प्रोसेस में देखिए यहां फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? फॉर्मेशन। या CO2 और H2O जुड़ रहा है, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज। और जब कहीं फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो भाई ये फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? एनाबॉलिक प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। और एक बात कि इस प्रोसेस में देखिए यहां सनलाइट का जरूरत पड़ रहा है। किसका जरूरत पड़ रहा है भाई? लाइट का जरूरत पड़ रहा है। ऐसा रिएक्शन जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जहां एनर्जी का कंजम्पशन होता है, उस रिएक्शन को इंडरगोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंडरगोनिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी फोटोसिंथेसिस के लिए 3 वर्ड्स लिखा। कौन कौन सा भाई? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां फॉर्मेशन हो रहा है। किसका भाई? ग्लूकोज का। दूसरा मैंने लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन H2O का और रिडक्शन CO2 का। इसे इंडरगोनिक प्रोसेस कहा जा रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो इसे क्या कहा गया भाई? इंडरगोनिक प्रोसेस। अगर एनर्जी किसी प्रोसेस से निकलता है तो उसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस भाई? एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को और उनसे रिलेटेड कुछ बातों को भी हम लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है या नहीं होता। इस बेसिस पर फोटोसिंथेसिस 2 टाइप का है। एक को कहते हैं ऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, और दूसरे को कहा जाता है नॉन ऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ध्यान से देखिए, मैं रिएक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। CO2 प्लस H2, तो ये क्या देता था भाई? C6 H12O6। साथ में यहां से निकल रहा था ऑक्सीजन और वाटर। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो, उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जिस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज ना हो, देखिएगा भाई इस रिएक्शन को, अगर इसे हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ये हम लोगों को।
कि इस वाले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यहां वाटर का नहीं, सल्फर का यूज, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज हो रहा है। तो यहां ऑक्सीजन ना निकल के सल्फर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सल्फर। और ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ना निकले, सल्फर निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई? ऑक्सीजन। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा उसे कहा जाएगा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाएगा भाई? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो एक क्वेश्चन यहां से एक बात तो क्लियर हो जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है किसके द्वारा भाई? वाटर के द्वारा। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। क्योंकि जब सबस्ट्रेट में हमने वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया तो यहां से क्या रिलीज हो रहा है भाई? सल्फर। क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर। मतलब अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता नहीं है। और ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा उसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा उसे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जनरली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सभी ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो बात यह आती है कि ऐसा फोटोसिंथेसिस, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है? कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा भाई? यू बैक्टीरिया। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे यू बैक्टीरिया में किस प्रकार का फोटोसिंथेसिस होता है तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि यू बैक्टीरिया में नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि बाकी सभी प्लांट्स में, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या प्लांट है, सब में कौन सा फोटोसिंथेसिस होगा भाई? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं कि भाई सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया था। तो देखिए सबसे पहला फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिज्म था यू बैक्टीरिया। तो फर्स्ट फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर आपसे कोई पूछता है तो आंसर क्या दीजिएगा भाई? यू बैक्टीरिया। क्या आंसर देना है? यू बैक्टीरिया। अब बात यह आती है कि यू बैक्टीरिया में तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल सही भाई। तो पहली बार जब दुनिया में फोटोसिंथेसिस हुआ था उस दौरान ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था, तो यू बैक्टीरिया में कौन सा हुआ? नॉन ऑक्सीजेनिक। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर पूछा जाए कि पहला ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा आप लोग साइनोबैक्टीरिया। क्या आंसर दीजिएगा भाई? साइनोबैक्टीरिया। दोनों ही एकदम याद रखिएगा कि सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस किस में हुआ था? यू बैक्टीरिया में। लेकिन वो कैसा था भाई? नॉन ऑक्सीजेनिक। सबसे पहली बार ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर दीजिएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या आंसर दीजिएगा भाई? साइनोबैक्टीरिया। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। अब हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या चीज का यूज होता है, मतलब रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज का जरूरत पड़ता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। मेंशन कर लीजिएगा भाई, रॉ मटेरियल्स। किसके लिए बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है उन सब की बात करी जा रही है। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, अभी मैंने रिएक्शन को मेंशन किया था CO2 प्लस H2। तो भाई सबसे पहला ही चीज क्या लग जा रहा है अपने को? सबसे पहला जो जरूरत का चीज है वो है CO2। तो पहला रॉ मटेरियल क्या हो गया भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां दो बातें हम लोग को समझना है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट को, किसकी बात करी जा रही है? टेरेस्ट्रियल प्लांट को CO2 कहां से मिलता है? तो इसे मिल जाता है
एटमॉस्फेयर से। किससे मिल जाता है भाई? एटमॉस्फेयर से। अगर आपसे पूछे कि एक्वेटिक प्लांट को, कौन से प्लांट को? एक्वेटिक, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, उन्हें CO2 किस फॉर्म में मिलता है? तो भाई ये डिसॉल्व्ड CO2 जो वाटर में घुला हुआ है वो मिलेगा किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इस CO2 का काम क्या है? तो भाई इस CO2 का होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। कब होता है भाई? अभी हम लोगों ने देखा था डार्क रिएक्शन के दौरान। तो डार्क रिएक्शन के दौरान जब CO2 का रिडक्शन हो जाता है तो बनता क्या है? तो बनता है यहां पर ग्लूकोज। क्या बनता है भाई? ग्लूकोज। क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं, हमारा एम ही है कि वहां बने क्या? ग्लूकोज। तो ध्यान से देखिएगा, ये था आपका CO2 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि टेरेस्ट्रियल प्लांट को एटमॉस्फेयर से CO2 मिलता है, एक्वेटिक प्लांट को बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 मिलता है, CO2 का रिडक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और बात करेंगे तो ये बनाता क्या भाई? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन जाना चाहिए कि कितना CO2 का मॉलिक्यूल लगेगा तो ग्लूकोज बनेगा? अरे कितने CO2 मॉलिक्यूल थे रे? तो आंसर दीजिएगा सरदार, 6 CO2। कितना CO2 भाई? 6 CO2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा? एक ग्लूकोज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यह भी जाना चाहिए कि सर आप बार बार डार्क रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, तो क्या इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहिएगा। पूछिए क्यों? तो मैं बता दूं कि ये जो डार्क रिएक्शन होती है, जब लाइट रिएक्शन हो चुकी होती है और लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन चुका होता है, क्या बन चुका होता है भाई? प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन के दौरान बने प्रोडक्ट को यूज करता है कौन? डार्क रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये लाइट पर भी डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कहना ज्यादा उचित होगा कि ये जो डार्क रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पर भाई? लाइट पर। क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान बने प्रोडक्ट को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में, और फिर जाकर हमें मिलता है ग्लूकोज। समझ में आई बात? तो ये था भाई अपना पहला रॉ मटेरियल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल को। तो CO2 में क्या जुड़ रहा था भाई? CO2 प्लस H2O। तो दूसरा रॉ मटेरियल क्या हो गया भाई अपने पास? वाटर। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में कि वाटर का क्या काम। तो सबसे पहले ये बताइए कि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट कैसे करता है? रूट के द्वारा करेगा। अब हम लोगों को यहां क्या क्या बातें जाननी है वाटर के रिलेटेड। सबसे पहली बात कि वाटर का होता क्या है? तो साफ साफ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कब होगा? लाइट रिएक्शन के दौरान। कब होगा भाई? लाइट रिएक्शन के दौरान। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है? फोटोलाइसिस। अब कह रहे हैं कि फोटोलाइसिस से हमें मिलता है क्या भाई? ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए भाई, जिस ऑक्सीजन को आज आप रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन कहां से मिला था? प्लांट से। कब रिलीज किया? फोटोसिंथेसिस के दौरान। और कौन रिलीज किया भाई? वाटर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये बताइए कि कितने वाटर का जरूरत पड़ा था? तो याद कीजिए रिएक्शन को, 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में। तो ये था भाई वाटर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कि वाटर का हो जाता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट रिएक्शन, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस, और ये क्या रिलीज करता है भाई? ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
अगर प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगी तो वो भी क्या यूज करेगा, इसी ऑक्सीजन को ही यूज करता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान CO2 लेता है। प्लांट भी रेस्पिरेशन अगर करेगा तो क्या लेगा भाई, ऑक्सीजन ही लेगा। और हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ये था भाई आपका वाटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब तीसरा CO2 प्लस H2O, ऊपर में हम लोग लकीर के ऊपर में देखिए क्या लिखते थे भाई, सनलाइट, और नीचे क्या लिखते थे, क्लोरोफिल। तो तीसरा रॉ मटेरियल हो जाएगा अपना सनलाइट। क्या हो जाएगा भाई, सनलाइट। तीसरा रॉ मटेरियल है सनलाइट। जाहिर सी बात है, अगर आपको खाना बनाना है तो एनर्जी चाहिए होगा, चाहे आप कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए या गैस स्टोव जलाइए, एनर्जी तो चाहिए ही होगा। तो यहां भी खाना बन रहा है भाई, तो एनर्जी चाहिए होगा, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, सनलाइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए कि सनलाइट से सर बहुत सारे तरह का रेडिएशन आता है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। क्या सभी तरीके के रेडिएशन में, क्या सभी तरह के रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाता है? तो आंसर जाएगा नहीं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट में होता है। किसमें होता है भाई, विजिबल लाइट। अब इस विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना हो सकता है? इस विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। कहां से कहां भाई, 400 से 700 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। अब ये थोड़ा भाई पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्या सर जी आप वेवलेंथ बताने लगे हैं, ये तो अभी तक हम लोग सुने ही नहीं है। तो कभी शायद आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा। वैसे मैं बता दूं कि ये जो 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम मैंने जो वेवलेंथ लिखा है, ये बता रहा है वॉयलेट लाइट को। किसको बता रहा है भाई, वॉयलेट। और ये 7000 बता रहा है रेड लाइट को। किसको बता रहा है, रेड। तो इसके बीच में क्या किया जाएगा भाई, VIBGYO और फिर लास्टली R, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फोटोसिंथेसिस बस इसी रेडिएशन में या इसी लाइट में होती है। तो ऐसा लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, PAR। अब ये भाई PAR क्या है? PAR होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे रेडिएशन मतलब ऐसे प्रकाश की विकिरणें या ऐसे रेडिएशन जिसमें प्लांट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, उस लाइट को कहा जाता है PAR या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पूछा जाएगा कौन कौन सा इसमें आएगा भाई, तो हम लोग बोलेंगे वॉयलेट से लेकर रेड तक। अगर पूछे वेवलेंथ तो आप लोग बताइएगा 4000 नैनोमीटर से 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो क्या इसके अलावा भी कोई रेडिएशन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि थोड़ा एक दो पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज में, कौन से रेज में भाई, अल्ट्रावायलेट रेज में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है कुछ एल्गी। कि कुछ एल्गी फोटोसिंथेसिस कौन से रेज में कर रहा है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज में। अब बात करें इंफ्रारेड रेज की। इंफ्रारेड रेज, कुछ बैक्टीरिया इंफ्रारेड रेज को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को इसके बारे में जानना है कि हमारा जो ग्रीन प्लांट है, कौन सा प्लांट भाई, ग्रीन प्लांट, वो कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस करता है? तो आंसर दीजिएगा विजिबल लाइट। कितना से कितना भाई, तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। कौन कौन सा कलर होगा इसमें, वॉयलेट से लेकर रेड तक। और इन लाइट को हम लोग कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्लियर है भाई? अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट कि लाइट में क्या होता है। अच्छा भाई, इस लाइट का काम क्या है? इस लाइट का काम होता है, देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ क्या भाई, H2O। इस लाइट का काम यह है कि वाटर को
तोड़ देना। पूछेगा वाटर का ब्रेकडाउन कौन कराता है, तो आंसर दीजिएगा सनलाइट। क्या रिलीज करने के लिए भाई? ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए? ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होगा यहाँ प्रोटॉन्स भी रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होता है। फर्दर आप लोग 11th में पढ़िएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज्यादा मदद होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बगैर प्रोटॉन और बगैर इलेक्ट्रॉन के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है, काम तो भाई एक्चुअली में करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो आप लोगों को 11th में पढ़ना। अब ये था भाई अपना तीसरा रॉ मटेरियल जिसे हम लोग कह रहे हैं सनलाइट। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रॉ मटेरियल पर। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है भाई अपना पिगमेंट। क्या भाई? पिगमेंट। तो फोर्थ रॉ मटेरियल हो गया अपना पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स की बात करेंगे तो पिगमेंट क्या होता है भाई? पिगमेंट को कहते हैं वर्णक, जो कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? कलर। अब पिगमेंट कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्लोरोफिल को ले लेते हैं। क्लोरोफिल। अब अगर क्लोरोफिल का भी आप लोग डिटेल पढ़िएगा आगे चलकर तो पता चलेगा क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। फिलहाल हम लोगों को इतना नहीं जानना। हम लोग बस एक बात जान लेते हैं कि क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल ए होता है उसे यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यूनिवर्सल पिगमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सभी में आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, इसलिए इसे कहा गया यूनिवर्सल पिगमेंट। हो सकता है कि बाकी पिगमेंट सभी पौधों में देखने को ना मिले, लेकिन ये भाई साहब तो जरूर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे कहा गया यूनिवर्सल पिगमेंट। अब पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल का काम क्या है, तो ये तो सिंपल सा भी मैंने बता रखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या चीज का एब्जॉर्प्शन भाई? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। अब यहां कह रहे हैं कि इस क्लोरोफिल का फार्मूला भी होता है। क्या होता है भाई? C55H72O5N4Mg। ये आपका क्लोरोफिल ए का फार्मूला। अब यहां हम लोग को ध्यान क्या देना है? इतने बड़े फार्मूले से बस ये याद रखना है कि यहां Mg क्लोरोफिल में एक मेटल पाया जाता है। इस मेटल का नाम क्या है भाई? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा मैग्नीशियम। क्या आंसर दीजिएगा भाई? मैग्नीशियम। ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब क्लोरोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है भाई? ग्रीन कलर। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? ग्रीन। ऐसे ही बात करेंगे हम लोग अदर पिगमेंट्स की, तो यहां आप लोग अदर पिगमेंट में ले सकते हैं कैरोटीनॉइड्स। कौन सा ले सकते हैं भाई? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में देखिएगा भाई, एक तो आता है कैरोटीन। अब ये कैरोटीन कौन सा कलर देगा? ये देता है येलो ऑरेंज। इसमें और भी एक पिगमेंट आता है ज़ैंथोफिल। कौन सा भाई? ज़ैंथोफिल्स। अब ये ज़ैंथोफिल कौन सा कलर देगा? ये ज़ैंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर भाई? येलो कलर। फिर नेक्स्ट आपके पास पिगमेंट आएगा फाइकोबिलिन्स। कौन सा आएगा भाई? फाइकोबिलिन्स। ये भी दो तरह का होता है, एक तो फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा भाई? ब्लू। और एक होता है फाइकोइरिथ्रिन। कौन सा होता है भाई? फाइकोइरिथ्रिन। ये आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा भाई? रेड। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको कहीं पर इरिथ्रिन या इरिथ्रो से रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा तो समझिएगा कलर कौन सा होगा? रेड। और कहीं पर साइनो लिखा रहेगा तो कलर क्या होता है भाई? ब्लू। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। साइट का मतलब वहां सेल था, इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? रेड। आप लोगों ने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे क्या कहा जाता है भाई? साइनो बैक्टीरिया। ये साइनो क्या बता रहा था? ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पिगमेंट भी खत्म होता है। तो पिगमेंट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला कि यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल ए। पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आंसर दीजिएगा मैग्नीशियम। पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, तो लिखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर पूछा जा सकता है कि ये क्लोरोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो ग्रीन।
अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लांट में येलो कलर किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा ज़ैंथोफिल। पूछा जाए येलो ऑरेंज कलर किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा कैरोटीन। पूछा जाए कि ब्लू कलर तो फाइकोसाइनिन, रेड कलर तो फाइकोइरिथ्रिन। इस तरीके से अपना सारा पिगमेंट भी खत्म हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले मैंने बताया CO2 के बारे में, फिर बताया मैंने H2O के बारे में, फिर बताया सनलाइट के बारे में, और आखिरी में हम लोगों ने देखा पिगमेंट्स के बारे में। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी देखते हैं जो प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। तो भाई प्लांट्स के द्वारा बहुत सारे एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो प्लांट्स के द्वारा और भी कई सारे मिनरल एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है, जैसे आयरन हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इन सभी का एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा सॉइल से कर लिया जाता है। और जहां तक बात रही नाइट्रोजन की, तो प्लांट को भाई नाइट्रोजन बहुत सारा चाहिए होता है और ये नाइट्रोजन सॉइल से लिया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, तो भाई ये नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन NO3- के फॉर्म में होता है, जिसे कहा जाता है नाइट्रेट आयन। क्या कहा जाता है भाई, नाइट्रेट आयन। प्लांट नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट आयन के फॉर्म में करता है। और इसके लिए आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से अमोनिया में बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर हम लोग कहते हैं अमोनिया बदलता है नाइट्राइट आयन में, और नाइट्राइट फाइनली बदल जाता है नाइट्रेट में। तो अमोनिया से नाइट्रेट आयन बनने के प्रोसेस को कहते थे नाइट्रिफिकेशन, और फर्दर फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो था भाई कि नाइट्रेट आयन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैं बता दूं कि जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है अभी तक, लगभग बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, लगभग 70 से 80 तरह का पीरियोडिक टेबल पर जो आप लोग एलिमेंट्स देखते हैं, वो सभी प्लांट में पाया जाता है। कुछ ना कुछ का हर एक तरीके के एक्टिविटी में वर्क होता है, जो फर्दर हम लोगों को आगे के क्लासेस में पढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ने वाले भाई, साइट। क्या चीज का साइट होगा, तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है। कहां होता है भाई, लीफ में होता है। कहां होता है, लीफ में। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे कि लीफ में कहां होता है। तो लीफ की अगर बात करेंगे तो लीफ के अंदर ये मीजोफिल सेल्स में होती है। कहां होती है भाई, मीजोफिल सेल्स में। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कहां होती है। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, साथ में ही मेरे साथ फिगर भी बनाते चलिएगा कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। देखिए भाई, मैं सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पत्ता है। ये क्या है भाई, पत्ता। मैं इस पत्ते को, इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर ये आपके पास पूरा का पूरा पत्ता है, तो मैं इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। इसको ही मैं बड़ा करके दिखाने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर भी बढ़ाइएगा और समझिएगा इस फोटो को कि देखिए भाई, सबसे पहले बाहर वाले पोर्शन को तो क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है भाई, एपिडर्मिस। ये आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा है कि किसी भी चीज के बाहर वाले को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस दोनों ही साइड होगा, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब यहां जो एपिडर्मिस पर हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिलेगा, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है भाई, स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है भाई, गैसियस एक्सचेंज। और एक फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन। क्या होता है भाई, ट्रांसपीरेशन। दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे लेटर ऑन। फिलहाल मैं बता दूं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्लांट से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। मैं बता दूं कि प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, मात्र उसका 1% वाटर ही यूज करता है, बाकी 99% वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। और इसका भाई एक अलग ही फायदा है जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैंने बनाया हुआ था स्टोमेटा, और स्टोमेटा का लिख दिया है फंक्शन। अब कहते हैं भाई, प्लांट से वाटर का
सेल्स लॉस ना हो जाए, इस कारण से इसके ऊपर में एक वैक्स का लेयर होता है। किसका लेयर भाई? वैक्स का लेयर होता है। इस वैक्स के लेयर को कहा जाता है क्यूटिकल। क्या कहा जाता है भाई? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल किसका लेयर होता है? वैक्सी लेयर होता है। कैसा लेयर होता है भाई? वैक्स का बना लेयर होता है जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। अब कहते हैं यहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पानी चाहिए होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया तो यहां से बने हुए फोटोसिंथेट्स, अब ये फोटोसिंथेट्स क्या है? फोटोसिंथेसिस के दौरान बने प्रोडक्ट को फोटोसिंथेट्स कहा जाता है। इस फोटोसिंथेट्स को बाहर भी लेकर जाना है, मतलब यहां जाइलम और फ्लोएम भी चाहिए। जाइलम जो वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करता है। तो भाई ये जाइलम और फ्लोएम एक बड़े से, देखिए भाई, कवर के अंदर होता है, और इस सर्कल को देखे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो बना पड़ा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है बंडल शीथ। क्या कहा जाता है भाई? बंडल शीथ। इस बंडल शीथ के अंदर ही आपको मिलेगा जाइलम और आपको मिलेगा फ्लोएम। इस बंडल शीथ के अंदर क्या मिलेगा भाई? जाइलम और क्या मिलेगा? और मिलेगा आप लोगों को फ्लोएम। इस बंडल शीथ के अंदर ही क्या मिलता है भाई? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है भाई? फूड का। और जाइलम किसका कंडक्शन करेगा? वाटर का। अब कहते हैं इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल सेल्स का लेयर होता है। किसका लेयर होता है भाई? मीजोफिल सेल्स का लेयर पाया जाता है। अब ये सेल दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक तो ये पैरेलली जो मैंने बनाया हुआ है, और पैरेलली अरेंज को कहा जाता है पैलिसेड। क्या कहा जाता है भाई? पैलिसेड। और दूसरा सर्कुलर स्फेरिकल होता है जिसके बीच में ढेर सारा एयर गैप मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? एयर गैप। देखिए मैंने यहां एयर कैविटीज भी बनाया हुआ है, एयर कैविटीज। तो ऐसे को कहा जाता है स्पॉन्जी। क्या कहा जाता है भाई? स्पॉन्जी मीजोफिल। तो मीजोफिल सेल्स दो तरह का है, एक तो पैलिसेड जो पैरेलली अरेंज्ड है जिसके बीच में एयर कैविटीज नहीं पाया जाता है, और दूसरा स्पॉन्जी जिसके बीच में एयर कैविटीज पाया जाता है। तो भाई सिंपली आप लोग आंसर दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है? मीजोफिल सेल्स में। कहां होता है भाई? मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि इसी मीजोफिल सेल्स में हम लोगों को मिलेगा क्लोरोफिल। क्या मिलेगा भाई? क्लोरोफिल। क्या मिलता है भाई? क्लोरोफिल। क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल। तो ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, मैंने एक प्लांट के लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आप लोगों को। इस स्ट्रक्चर में कहां फोटोसिंथेसिस होता है? मीजोफिल सेल्स में। ये दो तरह का होता है, पैरेलली अरेंज वाला पैलिसेड, और जिसके बीच में एयर कैविटी होता है उसको कहते हैं स्पॉन्जी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोमेटा का क्या वर्क है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर फर्दर और भी कई सारी बातों को हम लोग करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, और अपने क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाते रहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है एडुलाइट्स 1। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।